वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा सेटिंग अप की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन एक चैप्टर स्टार्ट किया था, स्ट्राइकिंग ऑफ कंपनीज। आई होप आपको याद होगी कहानी। अगर हमने एक कंपनी बनाई और हम काम नहीं कर रहे तो वी आर हैविंग टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, या तो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले लो। अब चलो मान लो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले लिया, अब क्या करना है? या तो एक्टिव होने के लिए एप्लीकेशन लगा दो विद इन 5 ईयर। अगर एक्टिव होने के लिए एप्लीकेशन नहीं लगा रहे 5 सालों में और ना ही काम स्टार्ट कर रहे, तो ROC can proceed to strike off your name from the register of company which is maintained by ROC. Sir, what do you mean by register of company? ROC बेटा एक रजिस्टर मेंटेन करता है अपनी रजिस्टर्ड कंपनीज का, वहां से आपका नाम हटा दिया जाएगा। अच्छा, वहां से नाम हटाने का मतलब क्या है? अब आप कंपनी नहीं हो, आपका स्टेटस खत्म और हम प्रोसीड कर रहे हैं आगे। हम प्रोसीड कर रहे हैं आगे किस चीज के लिए? बंद करने के लिए, IBC। याद आ गई होगी ये चीजें सारी। चले अब जल्दी से देख लेते हैं अपन ने कहां तक किया था। शायद यहीं तक हुआ था ये पढ़ना था, स्ट्राइक ऑफ बाय द कंपनी। कि अगर कंपनी भी तो अप्लाई कर सकती है। यार मैंने कहा मुझे 5 साल के लिए प्लीज डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो, बट विद इन 5 ईयर मैं जान रहा हूं मुझसे बिजनेस चालू नहीं होगा। तो मैंने क्या करा, मुझे लगा ROC खुद आएगा मेरा नाम हटाने के लिए, इससे अच्छा हम खुद चले जाते हैं अपना नाम हटवाने के लिए। अब क्या कहानी है एक बार जल्दी से देख लेते हैं इसको। ये ले, striking off under chapter 18th of Companies Act. What is this chapter 18th of Companies Act? चैप्टर 18th ऑफ कंपनीज एक्ट, क्या मतलब है इसका? कौन सा चैप्टर 18th? कौन सा चैप्टर 18th? ये चैप्टर 18th होता है किसका? जो मेन एक्ट होता है ना कंपनीज एक्ट, बेयर एक्ट जिसको कहते हैं, वहां का चैप्टर 18th। तो कभी भी इस तरीके से आपको चैप्टर 18, चैप्टर 10, चैप्टर 12 लिखा हुआ मिले तो ये कौन से चैप्टर होते हैं? बेयर एक्ट का। बेयर एक्ट मतलब जो मेन कंपनीज एक्ट है, जो बड़ा वाला ग्रंथ है ना कंपनीज एक्ट का, उसकी बात हो रही है। आगे देखिए ध्यान से। स्ट्राइकिंग ऑफ कैन ऑल्सो बी बाय वे एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द कंपनी। एप्लीकेशन इवन कौन लगा सकती है? कंपनी खुद भी लगा सकती है विद द ROC फॉर रिमूविंग इट्स नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी ऑन ऑल और एनी ऑफ द ग्राउंड मेंशन्ड अबव। मतलब हम काम चालू नहीं कर पा रहे, ऐसा कोई ग्राउंड है, आओ सामने, आओ सामने और खुद ही बोल दो कि प्लीज हमारा नाम रजिस्टर में से हटा दो। सर खुद आने में फायदा क्या है? खुद आने में फायदा क्या है? यार एक कंपनी की रेपुटेशन बनी रहती है, एक कंपनी की रेपुटेशन बनी रहती है। और कंपनी अगर चालू रख भी रहे हो तो खर्चे तो आपके आते ही रहेंगे ना ROC में। कभी ये फाइलिंग, कभी वो फाइलिंग, कभी ये कंप्लायंस। जबरदस्ती अपना टाइम और कॉस्ट क्यों लगानी है यहाँ पे? तो टाइम और कॉस्ट बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप आओ उससे पहले हम आ जाते हैं। आगे देखिए ध्यान से। अ कंपनी मे फाइल सच एन एप्लीकेशन आफ्टर, हाईलाइट करो सबसे इंपॉर्टेंट, आफ्टर एक्सटिंग्विशिंग ऑल इट्स लाइबिलिटीज। एक्सटिंग्विशिंग मतलब अपनी लाइबिलिटीज खत्म कर दो पहले, जो भी है उसके बाद आओ। अपनी लाइबिलिटीज खत्म कर दो उसके बाद आओ, बाय स्पेशल रेजोल्यूशन और कंसेंट। ध्यान से देखें बीच में क्या लिखा हुआ है, और यहां पे भी दो कंसेप्ट आ गए। या तो क्या पास कर ले, SR, और नहीं तो दूसरा कंसेप्ट क्या कह रहा है, 75% ऑफ द मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब यहाँ पे भी दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो सिंपली स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो, मीटिंग बुला के वोटिंग कर लो। मान लो वोटिंग नहीं हो पा रही, 75% आर नॉट इन फेवर, ऐसा नहीं हम स्ट्राइक ऑफ नहीं करेंगे। एक ऑप्शन और है, क्या ऑप्शन है? इतने जनों की कंसेंट ले लो जिनके पास कम से कम 75% ऑफ द पेड अप कैपिटल। दोनों बातों में फर्क क्या है? एक जगह बेटा SR में हम क्या देख रहे हैं, वोटिंग, और यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, पेड अप कैपिटल। तो ये नहीं कि केवल SR, दो ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, या तो SR, अगर SR नहीं पास हो पा रहा, रिक्वायर्ड वोटिंग नहीं हो पा रही, तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, इतने जनों से राइटिंग में कंसेंट ले लो जिनके पास 75% पेड अप कैपिटल है। समझ में आ गई ये बात? और जहां लिखा है ना बीच में, सर्कल लगा लो अच्छे से, और पे वो और ही काम का है इसमें। हाँ अभी हम जा रहे हैं, पहले वो आ रहे थे हमें उड़ा रहे थे, अब हम खुद जा रहे हैं उड़ने के लिए। On receipt of the application along with the necessary fees, ROC shall issue a public notice।
क्या देंगे? Public notice for intimating the general public about the receipt of an application for removal of the name of the company and giving a chance to the creditors and general public to submit their objections. अभी मैं आपको उसके शॉर्ट में समअप बनवा दूंगा एक चार्ट फॉर्म में, किस तरीके से याद करना है. If any to the proposed application, in case no objection is received after the expiry of the time mentioned in the notice, the ROC may proceed to strike off the name of the company from the register of company and shall publish a notice thereof in the official gazette. On publication in the official gazette of this notice, the name of the company stands struck off with effect from the date mentioned therein, and the company shall stand dissolved. क्या मतलब हुआ, क्या कहानी बनी? सामने देखो ध्यान से. कोई वाइब्रेट हो रहा है आप में से? Someone is vibrating. तो जल्दी से देखिए याद कैसे होगा. एप्लीकेशन कौन दे रहा है? एक मिनट. एप्लीकेशन बाय कंपनी. क्या करना है सबसे पहले? क्या करना है सबसे पहले? अप्लाई करो. अप्लाई टू आरओसी. आप बहुत ध्यान से देखते हुए चलना, बहुत ध्यान से. व्हेन अप्लाई कब करना है? अप्लाई कब करना है? आफ्टर extinguishing all liabilities. अपनी लाइबिलिटीज को खत्म करने के बाद. सबसे मेन एंड. साथ में क्या पास करना है? स्पेशल रेजोल्यूशन. और नहीं तो क्या करना है? कंसेंट इन राइटिंग. कितने जनों से? बाय मेंबर्स हैविंग 75% ऑफ पेड अप कैपिटल मिनिमम. हो गया यहां तक? इसके बाद क्या था? अब आरओसी क्या करेगा? आरओसी करेगा पब्लिश अ नोटिस. अब यहां देखिए ध्यान से, किसके लिए? फॉर होम. किन के लिए? जनरल पब्लिक प्लस क्रेडिटर्स. ध्यान से देखो सामने एक बार. जनरल पब्लिक और क्रेडिटर्स. क्यों? टू रेज ऑब्जेक्शंस. आपको क्या कोई ऑब्जेक्शंस है या नहीं है? एक बार ध्यान से देखना, बाद में पूछोगे वरना मुझसे. अब ये जो ऑब्जेक्शन वाली कहानी है, दो बात होगी. या तो ऑब्जेक्शन आएंगे या ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे. अगर ऑब्जेक्शन नहीं आए, देन प्रोसीड्स फॉर स्ट्रक ऑफ. और साथ ही साथ फिर कंपनी स्टैंड्स डिसॉल्व्ड. बट ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, अगर कोई ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं तो क्या करना है? सबसे पहले ऑब्जेक्शंस को टैकल करना होगा. और आप जब तक आगे नहीं बढ़ोगे जब तक वो ऑब्जेक्शन खत्म ना हो जाए. याद हो गई कहानी ये? कंपनी को खत्म किस दिन से मानना है? अगर सब कुछ सही हुआ तो आरओसी क्या करेगा? पब्लिश नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट. ऑफिशियल गजेट मतलब सरकारी न्यूज़पेपर में भी डाल दिया जाएगा भैया, फलाना कंपनी स्टैंड्स डिसॉल्व्ड. और उसमें डेट बता दी जाती है कि किस दिन से इसे एप्लीकेबल करना है. डन है यहां तक? दिस इज द बेस्ट एंड इजीएस्ट वे जिससे चीजें दिमाग में रहती है हमेशा. अब देखो अपन क्या करते हैं, जैसे सवाल बना देते हैं छोटे छोटे. अप्लाई करना है तो उसी में कब करना है? नोटिस देना है तो किसको देना है? अब किसको देना है फिर क्यों देना है? अब जैसे अगर यहाँ की बात करें क्यों देना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं वाई.
पता है इस तरीके से हेल्प क्या होती है, जब एक क्वेश्चन बना हुआ होता है ना, उस क्वेश्चन से अंदर की कहानी अपने आप याद आ जाती है। नोटिस दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ऑब्जेक्शन लाना, ऑब्जेक्शन लाना, अगर लाए तो ठीक, नहीं लाए तो ठीक। अगर लाते हो तो पहले सेटल होंगे, नहीं लाए देन प्रोसीड फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ। और आरओसी इस चीज को कहां पब्लिश कर देगा, फिर ऑफिशियल गजेट पे। आपके एप्लीकेशन लगाने से कंपनी नहीं खत्म हो रही, कंपनी कब खत्म होगी, जब ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन आ जाएगी। आज किसी की शादी हुई, आज किसी की शादी, लॉ के हिसाब से क्या वो शादीशुदा है या नहीं, 7 फेरे हो गए, मंगलसूत्र पहन लिया गया, हाँ या ना, नहीं, क्या हाथ में होना चाहिए पहले, मैरिज सर्टिफिकेट। समझ में आ गई कहानी। लीगल लीगल पॉइंट पे कहा जाए तो लीगैलिटी ये कहती है मैरिज सर्टिफिकेट पहले हाथ में होना चाहिए। समझ में आ गई कहानी। चलो आगे चले, चलो। अब नाम कौन स्ट्राइक ऑफ कर रहा है, आरओसी खुद ही कर रहा है, सियोमोटो। सियोमोटो मतलब अपनी इच्छा से। अब वो कब कर सकता है, ध्यान से देखे, बहुत ध्यान से देखना। कुछ याद आ रही है क्या ये बातें, कहीं पढ़े थे ऐसे पॉइंट्स कहीं, वापस से पढ़ाऊंगा ये तीनों पॉइंट। ये तीनों बता चुका हूं आपको। कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, 1 साल हो गया, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हो, नहीं तो सेकंड क्या है, पिछले 2 सालों से कोई भी बिजनेस ऑपरेशन आप लोग नहीं कर रहे हो। और तीसरा पॉइंट मैंने बताया भी था, ये अमेंड हुआ था, एड हुए ये पॉइंट्स, ये अमेंडेड है, ये एड हुए थे 1.5 साल पहले। क्या है तीसरा पॉइंट, 180 दिनों में सब्सक्राइबर ने जितना कमिट करा था वो पैसा दे दिया है। और चौथा पॉइंट, कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस ऑपरेशन रिवील्ड आफ्टर द, क्या लिखा हुआ है, याद है आपको एक चीज बताई थी, रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन करना होता है, आपने इंटरनल एक्सटर्नल की फोटोज भी लगानी होती है। कि पहले क्या होता था, एक ही एड्रेस पे नंबर ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड हो जाती थी, अब वो सिस्टम खत्म हो गया। आप ऑफिस चालू करो, विद इन 30 days यू हैव टू वेरीफाई योर रजिस्टर्ड ऑफिस। वेरीफाई मतलब इंटीरियर एक्सटीरियर की फोटोज लगाओ। अब हम जब वेरीफाई करने गए तो क्या पाया, वहां तो कोई काम ही नहीं हो रहा। ऐसे ग्राउंड पे भी आरओसी स्टेप्स ले सकता है आपका नाम स्ट्राइक ऑफ करने के लिए। वापस से देखो चारों पॉइंट एक बार, फेल टू कमेंस बिजनेस 1 साल में, सेकंड, नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस फॉर अ पीरियड ऑफ प्रीसीडिंग इमीडिएटली 2 years। तीसरा क्या है, और ये भी ध्यान रखना, और ना ही हमने स्टेटस दे रखा है डोरमेंट का, सेम टू सेम पढ़ा चुका हूं लास्ट चैप्टर में। थर्ड पॉइंट, सब्सक्राइबर ने क्या नहीं दिया, सब्सक्रिप्शन का पैसा कितने दिनों में, विद इन 180 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डिक्लेरेशन भी हमने फाइल नहीं करी, हमें डिक्लेरेशन भी देनी होती है, पैसा आ गया है तो हमने डिक्लेरेशन भी फाइल नहीं करी। ध्यान से एक बार ये चीज देख लो, ये प्रोविजन कौन सी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल हुआ है, जो कब इनकॉर्पोरेट हुई है, 2 नवंबर 2018 या उसके बाद। उससे पहले वाली कंपनीज का क्या होगा, वो पुराने कंपनीज एक्ट में पुराने प्रोविजन, आप ये कह सकते हो अमेंडमेंट एप्लीकेबल डेट ये थी जब से अमेंडमेंट आया। अब पुराना जो चल रहा है चल रहा है। अच्छा सर, कभी ऐसा हो कोई पुरानी कंपनीज का पता चल जाए कि एक ही एड्रेस पे 10-10 कंपनियां बना रखी है, तो क्या होगा, नाम नहीं हटेगा उनका, हटेगा, 100% हटेगा। ये फिजिकल वेरिफिकेशन जो था ना, फोटोज लगाने का सिस्टम, ये इस तारीख से एप्लीकेबल है इन कंपनीज के लिए। आरओसी किसी भी जगह जाके वेरिफिकेशन कर सकता है कि आपने पता तो बता रखा है, क्या वहां पे पहली चीज कंपनी है या नहीं, दूसरा अगर है तो क्या काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा, या बस नाम के लिए एक ढांचा एक सेटअप लगा के बैठे। ऐसा नहीं है कि इस डेट से पहले वाली कंपनीज है उन्हें हम बंद नहीं कर सकते, बंद हो सकती हैं वो भी। बट ये रिक्वायरमेंट कब से एप्लीकेबल हुई है वेरिफिकेशन की, 2 नवंबर 2018 के बाद जो कंपनियां रजिस्टर्ड हुई है। आगे ध्यान से देख लें जल्दी से। रिमूव क्या सीधे कर दूं क्या, नहीं भैया, क्या देना पड़ेगा, बिफोर रिमूवल आरओसी को क्या सेंड करना है, नोटिस सेंड करना है। STK 1 मतलब स्ट्राइकिंग ऑफ, STK मतलब स्ट्राइकिंग, to the company and all the director of his intention to remove the name of the company from the register of company, and such a notice should contain the reason। इस नोटिस पे क्या देना है, क्यों हम आपकी कंपनी को बंद कर रहे हैं। अभी जो हाईलाइटेड कंटेंट है ना, अब जैसे मैंने अभी राइट पे फ्लो चार्ट नहीं बनाया था, इस पैरा के इस तरीके से फ्लो चार्ट बन जाएगा। रिमूवल से पहले है क्या देना है, नोटिस, नोटिस में क्या देना है, रीजन। देखो इस तरीके से बनता है, बिफोर रिमूवल क्या करें, सेंड
नोटिस। अब पता खुद से सवाल करो बेटा, खुद से सवाल करो। सेंड नोटिस मतलब अब नोटिस देना किसको है? टू कंपनी एंड डायरेक्टर्स। नोटिस में क्या होगा? अलोंग विद रीजंस कि क्यों हम आपकी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर रहे हैं। आपको नहीं लगता अगर ये चीज अपन करना सीख जाए तो लॉ पढ़ना कितना आसान है? आप बड़े बड़े पैरा, बड़े बड़े टॉपिक्स को कितनी इजीली फ्लो चार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो सारे। आगे देखो ध्यान से। अभी नोटिस हमने सेंड कर दिया सबको। ऑन रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस द कंपनी एंड ऑल द डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर representation along with the relevant document, if any, explaining the reason as to why the name of the company should not be removed। और कितने दिनों में देना है? 30 दिनों में। आप सर नहीं याद हुई ये बात? सामने देखो। रिमूवल से पहले क्या देना है? नोटिस। किसको देना है? कंपनी और सारे डायरेक्टर को। साथ में क्या देने हैं? रीजन। अब हमने कंपनी और डायरेक्टर्स को नोटिस दे दिया, इन लोगों को क्या करना है? अपने रिप्रेजेंटेशंस देने हैं विद इन 30 days। किस बात के रिप्रेजेंटेशन? वाई नेम शुड नॉट बी रिमूव्ड। अगर कोई कागजात है ना आपके पास साबित करने के लिए तो साथ में अलोंग विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। खत्म कहानी। अब देखो इतना बड़ा पैरा पढ़ना था, पूरा पैरा समराइज हो गया। बेटा इस चीज से क्या सेंटेंस नहीं बना सकते हो? क्या इस चीज से सेंटेंस नहीं बना सकते? Before removal of the name of the company, ROC is required to send a notice to all the directors and company along with the reasons explaining why the name is to be removed. After receiving such notice, they are required to send a representation within a period of 30 days along with the relevant documents, if any। खत्म कहानी। हमें नहीं चाहिए किताब का वर्ड टू वर्ड, आप एग्जाम में लिखो, फ्रेम कर लो अपनी लैंग्वेज, कोई इशू नहीं। डन। चलो बेटा क्लियर है यहां तक आप लोगों के भी? यस सर। हाँ सर। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे देखते हैं जल्दी से एक बार। अभी केस लो है, पढ़ लो एक बार जल्दी से। 2 मिनट का समय देता हूं, जल्दी से केस लो पढ़ो। लो पढ़े और समझे, कुछ भी नहीं है, फर्जी सा केस लो है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रिंटर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी दिल्ली, डेटेड 8 अगस्त 2017। क्या हुआ है इस केस में? In this case, the petition was filed by International Security Printer Private Limited challenging the order of ROC for striking of the name of the company। ना पहली लाइन से समझ जाओ, आरओसी ने स्टेप्स लिए आपका नाम हटाने के लिए। हमने इस बात को चैलेंज कर दिया। द आरओसी हैज एक्सरसाइज्ड हिज पावर फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द कंपनी। द पिटिशनर ऑफ द कंपनी स्टेटेड द फॉलोइंग। पहला क्या है? नो नोटिस वाज इशूड टू देम एंड नीदर डिड द आरओसी अधेयर टू एनी लीगल प्रोसीजर। हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना ही कोई लीगल प्रोसीजर आरओसी ने फॉलो करा नाम हटाने से पहले। The gazette notification was required to be published and the copy of the notification was required to be sent to the registered office। मतलब जो भी गजट नोटिफिकेशन थी ऑफिशियल गजट वाली, वो जो पब्लिश आप करवा रहे हो ना, उसकी भी कॉपी हमें मिलनी चाहिए थी। It was aware that without adhering the aforesaid procedure, the impugned action was vitiated and was in gross violation of the principle of natural justice, as no opportunity of hearing was given before taking the impugned step। क्या मतलब हुआ? हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया और सीधे ही हमारा नाम हटा दिया गया। अब ऑनरेबल बेंच ने क्या कहा? बेंच मतलब वो जजेस की बेंच नहीं होती हाई कोर्ट में। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये क्या होता है? यार अपने इंडिया में किसी को फांसी भी लगाते हैं ना तो उससे उसकी आखिरी विश पूछते हैं पहले। अब वो कहे प्लीज मुझे फांसी मत दो, यही मेरी आखिरी विश। ये नहीं, वैसे कोई हो तो बताओ। आप देखा है मूवीज में कभी? हम क्या कह रहे हैं, अगर कभी किसी के अगेंस्ट अपने इंडिया में एक्शन लिया जाता है ना, तो एक्शन लेने से पहले एक बार उसको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। ये हर लॉ में होता है, बट यहां नहीं हुआ। अब ये लोग क्या कह रहे हैं? द आरओसी हैड फेल्ड टू प्रूव द एलिगेशन दैट प्रॉपर स्टेप्स वर टेकन फॉर द कंप्लायंस व्हिच आर प्री रिक्विजिट फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम। इन द एब्सेंस ऑफ इम्पंक्ड एक्शन ऑफ द रेस्पोंडेंट, द स्ट्राइकिंग ऑफ वुड बी आर्बिट्रेरी। अपनी इच्छा से ही हमने कर दिया। illegal and against the principle of natural justice, hence the petition was accepted। सिंपल सी कहानी थी। अब पेपर सेटर क्या करेगा? इसी केस लॉ को एक बड़े से क्वेश्चन में फ्रेम कर देगा, आपको हार्डली पहचानना है। क्या बातें याद करनी? ये देखो, यहां जो अपन ने पढ़ी,
अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप प्रोविजन अगर अच्छे से समझ चुके हो ना, इस केस में कुछ भी था क्या? ये सेक्शन, ये प्रोविजन अपने आप आपको एक चीज कह रहा है कि हमें क्या देना है, कंपनी को रिप्रेजेंटेशन देने का मौका, के वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे कि क्यों नाम नहीं हटाना चाहिए। सीधी सीधी बात थी, केस लॉ में उनको ये मौका दिया ही नहीं था। तो मान लो अगर तुम्हें केस का नाम नहीं पता, तुमने केस लॉ नहीं भी पढ़ा, तो भी ये सिचुएशन डील हो सकती थी। केस लॉ बनते किसके ऊपर है? जो अपने प्रोविजन है, या तो प्रोविजन वीक थे, क्लैरिटी नहीं थी, ये तो सिंपल केस था, सीधे सीधा प्रोविजन था, आपने फॉलो ही नहीं करा। आरओसी क्या करा, हम तो अपनी पावर्स का मिसयूज कर लिया हम लोगों ने, तो हमारे हाथ में था, हमने कर दिया बिना पूछे। यार मैंने ये देखा है, आज के जमाने में बिना पूछे या बिना बोलने का मौका दिए पेरेंट्स अपने बच्चे के अगेंस्ट भी एक्शन नहीं ले पाते। पूछना तो पड़ता है कैसा क्यों, और बच्चे पूछते जरूर है, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। यहाँ तो आरओसी आई और कंपनियां नाम उड़ा गई सीधे बिना पूछे। ये है कहानी। क्लियर है? और देखो, एक बार काटी हुई गर्दन वापस से नहीं लगेगी। मतलब एक बार जब नाम उछल जाता है ना मार्केट में किसी कंपनी का, तो उसकी रेपो पे इफेक्ट हमेशा रहता है। एक नाम बताता हूं आपको कंपनी का, कभी गूगल करोगे तो आपको मिलेगा। वकरांगी लिमिटेड। एक बड़ी कंपनी थी एक जमाने में, 400-500 रुपए का एक स्टॉक होता था इसका। एक न्यूज आ गई कि ऑडिटर्स बीच में रिजाइन कर गए, शायद कंपनी के अकाउंट्स में कोई घोटाला घपला है। ये न्यूज सामने आई। इस न्यूज से आप मानोगे नहीं, स्टॉक 20 रुपए तक आ गया। बहुत बड़ा एलिगेशन था, बहुत बड़ा एलिगेशन था, कंपनी के अकाउंट्स में घपले घोटाले। बाद में सारी कार्रवाई हुई, चैलेंजेस हुए, सब कुछ प्रूव हुआ, साबित हो गया वकरांगी लिमिटेड सही है। उनको क्लीन चिट मिल गई। आज स्टॉक की प्राइस क्या होनी चाहिए? अब तो क्लीन चिट मिल गई, अब तो क्लीन चिट मिल गई, अब प्राइस क्या होनी चाहिए? बढ़ जानी चाहिए या नहीं? बढ़नी चाहिए, बट नहीं बढ़ी। क्यों? इज्जत उछल गई कंपनी की मार्केट में। आज भी मुझे नहीं याद, मैंने देखा नहीं है ये स्टॉक कितने का, शायद 60-70 रुपए के आसपास होगा अभी। कितने का था? 400-500 का। तो नाम खराब हो जाता है कंपनी का। क्लियर है कहानी? हमेशा याद रखना, उसको ऐसी कंपनीज के ऊपर डाउट की नजर से देखा जाता है। कुछ भी हुआ, देखा हमने उस टाइम भी कहा था, आरओसी क्या कहेगा, देखा हमने उस टाइम भी कहा था ऐसा था, तो रेपो खराब हो जाती है कंपनीज की। चलो, यहां तक डन। चले आगे देख लेते हैं जल्दी से। बहुत बहुत डिफिकल्ट है यार, बहुत डिफिकल्ट है। अब ये जो सारी कहानियां है ना, अभी आज वाली क्लास में अपन ने क्या क्या देखा, स्ट्राइकिंग ऑफ क्या था, कंपनी कैसे स्टेप्स ले सकती है, आरओसी कैसे स्टेप्स ले सकती है। अब जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे ना अपन, नेक्स्ट क्लास में इसके प्रोसीजर स्टडी करेंगे कि आरओसी अगर करना चाह रही है तो कैसे, कंपनी करना चाह रही है तो कैसे, इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है ना, ये सारे टॉपिक्स अपन करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना? चलो, थैंक यू।